तो नीट की परीक्षा पे हम बात करें, बच्चों का कुछ दर्द सुने और सीन भी देखें। देखिए बच्चों का मर्म दर्द सुनिएगा और भी एक दो प्रतिक्रियाएं दिखा के फिर आगे मैं जाऊंगा डॉक्टर उत्तर सिन्हा साहब के पास। सुष्मिता आवाज देखिएगा, सुष्मिता आवाज में शायद नीट एक समस्या है। बहुत बड़ी एजेंसी है जो बहुत से पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम। अगर नीट के पेपर में वापस जैसे री नीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर एक इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीज़ें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए। और इतना इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद री नीट का सुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना है। काफ़ी मुश्किल होता है एज ए स्टूडेंट, फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरा तो ये मानना है कि मुश्किल ऑब्वियसली होगा, बिकॉज पहले तो उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिनको ये चीज पता है कि वो सिलेक्ट होने वाले हैं और वापस से उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बुरा होगा ना। बिकॉज जहां उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था और अब उन्हें वापस उन्हीं सब बच्चों में बैठना पड़ेगा, उस कंपटीशन को वापस लड़ना पड़ेगा। वापस लड़ना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान को देखिएगा आप लोग, ये जो देश भी देखे। अब प्रधानमंत्री जी तो मांग करते हैं कि जनता आए वो हमारी मदद करिए, देखिए डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हैं शिक्षा मंत्री हैं देश के। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। कोई जवाब नहीं है, नहीं है, कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो पूरा बचते हुए सारे कैमरे हैं, सब कुछ रहे हैं, ये सीन है। और इसमें ये राहुल गांधी का एक एक्स आया है, वो मैं सोचता हूँ देखा जाए उसको भी। और उसको देखने के बाद ये देखिएगा, राहुल गांधी का एक एक्स है, ये वो कह रहे हैं कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। सब पर एक आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब। आपकी तो बिटिया रानी भी इस एग्जाम को अभी हाल ही में उसने दिया है, आपने भी शायद उस दंश को झेला है। आप बड़ा उस मानसिक जो यंत्रणा होती, क्या कहिएगा ये क्या सिस्टम किस तरीके का है? बार बार 2024, 2025, फिर 2026 और नतीजा सिफर है। आप जांच बैठाते हैं, शून्य नतीजा। प्रतिक्रिया। देखिए 2024 के परीक्षाओं में मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं। मेरी बेटी जिसने लगातार मेहनत की थी और एक सपना था उसका, और हम लोग की स्थिति भी ऐसी नहीं होती है कि हम बहुत सीधे साधे जाके किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। और वो वक्त मुझे आज याद आ रहा है, जिस तरह से वो लीक की खबरें आई थी और जिस तरह से मैं खुद उसको, उस यंत्रणा को साझीदार था। मैं साक्षी तो नहीं कहूंगा, साझीदार था। सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया, और सवाल ये, पिछली बार तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला 2024 में, और कोर्ट की सुनवाई जिस दिन हो रही थी, हम लोग दिन भर ऑनलाइन उस सुनवाई को सुन रहे थे कि शायद बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट भी वही निकला। नतीजा ये हुआ कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को देख के बच्चे तैयारी करते हैं ना कि कितने मार्क्स आ जाएंगे तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितने मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, रैंक कैसी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जिस रैंक पर
उत्तर प्रदेश का अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलना था, उससे कहीं ऊपर जाके मेडिकल कॉलेज की रैंक बंद हो गई। 664 नंबर पे 740 का पेपर होता है, 664 नंबर पे जाके सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक हो गए। और 624 नंबर लाने के बावजूद वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई। मैं उस बच्चे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज वही हाल बहुत बच्चों का होगा। उसने सिर्फ एक रट लगाई कि पापा मैं डिजर्व नहीं करती हूं, और पापा अब मुझे डॉक्टरी पढ़नी नहीं है, और मैं डिजर्व ही नहीं करती हूं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और मैं एक ही बात कहता था कि बेटा तुम तो डिजर्व करती हो, तुमने तो वो कट ऑफ लिया जो मिलना चाहिए था, लेकिन बेईमानों के आगे हम लोग हार रहे हैं। और वो जिद थी, एक बाप की जिद थी, किसी तरीके से करके कर्ज वगैरह लेके एडमिशन तो करा लिया, मित्रों का बहुत सहयोग रहा। तो वो एक भावनात्मक पल है सर। ये देखिए, इस देश में सिविल सर्विसेज एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सबसे दो टफ है, लेकिन सिविल सर्विसेज और मेडिकल एंट्रेंस के बीच में फर्क जो मैं देखता हूं, सिविल सर्विसेज में जो अपीयर होने वाला बच्चा होता है ना, वो 21-22 साल का होता है, मेंटली थोड़ा टफ हो चुका होता है, और आमतौर पर तो वो ये तय करके चलता है कि उसको 2-3 साल, 24, 25, 26 साल तक उसको करना है। ये बच्चे जो नीट का एग्जाम देने आते हैं, ये 17-18 साल के बच्चे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। और उस उम्र में हमने कितनी घटनाएं देखी, दुर्घटनाएं देखी हैं। बच्चे, माँ बाप बच्चों को कहीं भेज रहे हैं, वो ठीक है, आर्थिक जो स्थिति है वो सबकी अपनी है, लेकिन जब एक चिट्ठी आती है और उसके साथ एक दुखद खबर आती है, वो सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाला होता है। अब रहा सवाल सरकार का, तो सरकार को क्या कहेंगे सर? 10 साल के अमृत काल में 89 पेपर लीक, यस सर, यस सर, और 48 टाइम्स एग्जामिनेशन रद्द। ये रिकॉर्ड है इस सरकार का, और इस रिकॉर्ड के बाद भी शर्म नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत नोन पेपर लीक माफिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से विधायक भी है, सत्ताधारी दल से। नीट 2024 के पेपर लीक मामले में उसका नाम भी आया था, और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होने के बाद, तमाम मुकदमे हैं, मगर एमपी एमएलए फास्ट कोर्ट जो सिर्फ इस बात पे फैसला दे देती है कि साहब ट्रेन रोको आंदोलन किया था आपने, और इसकी वजह से आपको 2 साल से कुछ ज्यादा की सजा दे दी जाती है, जो दरअसल जनहित का मामला होता है, लेकिन आपकी सदस्यता चली जाती है। मगर ऐसे जघन्य कार्यों में लिप्त लोगों को के लिए एमपी एमएलए कोर्ट काम नहीं करती। जाहिर सी बात है कि सरकार का संरक्षण अगर नहीं है तो ये हो कैसे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये भी किए जाने चाहिए कि 2024 के उस भयंकर घोटाले के बाद नीट ने अपने भीतर क्या आमूलचूल परिवर्तन किए? नीट का मैकेनिज्म कैसे ट्रांसपेरेंट होगा? क्योंकि जो आदमी उसका चेयरमैन था, उसने तो बड़ी बेशर्मी से ट्वीट दर ट्वीट किए थे, और आज फिर वही कर रहा होगा वो। मैं दिखाता हूं, आगे दिखाता हूं, मैं आगे दिखाऊंगा, आप करिए कंप्लीट। आप नीट के कर्णधारों को क्या करेंगे? और सबसे बड़ी चीज है सर कि ये छोटी घटनाएं नहीं है। आरोप लगना इस्तीफा देने का नैतिक आधार होता है, और इतना बड़ा आरोप, छोटे मोटे आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन 2014 में राजनाथ सिंह ने एक डायलॉग बोल के बात खत्म कर दी थी
कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। उसके पहले कुंवर नटवर सिंह का इस्तीफा याद करिए, ऑयल फॉर फूड फॉर ऑयल स्कैम बता दिया गया था उसको, उस वाटर डील को। कोल 2G 3G सब में सत्ताधारी मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। ताज हमला था डॉक्टर साहब, उसमें तो चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया था महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ने दिया, लेकिन राजनाथ सिंह ने एक लाइन कह दी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, और नहीं हुए तो सामने नहीं हुए। तो अब तो एक चीज तो तय हो गई कि नैतिकता उनके सिलेबस में ही नहीं है, उनके पाठ्य पुस्तक में ही नहीं है। बिल्कुल 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 नैतिकता नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बाकी चीजों पर भी बात करके छोड़ दूं। भ्रष्टाचार उस पाठ्य पुस्तक में नहीं है, क्योंकि कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया आदमी मुख्यमंत्री है, और संस्कार भी उनके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हालिया दिनों में एक नियम बनाया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रगान के पहले वंदे मातरम होना जरूरी है, और जो नहीं करेगा उसको सजा होगी। और अभी दो मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह हुए भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय में, और दोनों में वंदे मातरम नहीं गाया गया। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो नैतिकता भी उनके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, संस्कार भी नहीं है, और भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो सवाल यह है कि संजीव श्रीवास्तव, राकेश अचल जी, शशि सोनेवाल और उत्कर्ष सिन्हा ये बात किससे कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं? और फिर कक्षा 6-7 के पाठ्य पुस्तक याद कीजिए कि भैंस के आगे बीन बजाना। यस 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 यस। तो हिंदी के लोकोक्तियों और मुहावरों को याद करिए और उसके बाद बीन बजाते रहिए, क्योंकि हम लोग की तो आदत है कि हम लोग सांप को देखेंगे तो बीन बजाएंगे। नहीं डॉक्टर तो ये तो गति है इस देश की। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कहा, मैं तो अभी देख रहा था 2024 का उनका एक वीडियो जिसमें वो बता रहे थे, चुनाव के पहले का प्रचार कहीं कर रहे थे, कि सोना खरीदना तो हमारे देश की महिलाओं की संस्कृति है और उनका इमोशन है, भावना है, और ये लोग आएंगे सत्ता में तो मंगलसूत्र भी छीन ले जाएंगे। और 2026 में वो कह रहे हैं 1 साल तक शादी ब्याह में भी सोना ना खरीदिए, और नारी शक्ति वंदन अभियान भी चला रहे हैं वही। तो बात ये है कि फिर वो बताते हैं कि पेट्रोल डीजल और अपने फ्लीट, फिर वो कहते हैं हवाई जहाज से मत यात्रा कीजिए, और 8-8 जेट उड़ा देते हैं अपने समारोह के भव्यता को बढ़ाने के लिए। तो हम किस आदमी के लिए बात कर रहे हैं और किस विषय पर हम बात करें, क्योंकि इनके लिए ये जितनी बातें हैं वो सब दूसरों के लिए है। बिल्कुल मैं तो साफ कहता हूं कि वंदे मातरम का जो नियम लगा है वो सिर्फ 2 काम के लिए लगा है। इस बात को लेके मुसलमानों को पीट दो और विपक्षियों को बेइज्जत कर दो। हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पे क्या फर्क पड़ता है भाई। हम तो पैदाइशी हैं, उसको करते चले आ रहे हैं। हम महामानव, और हम तो सत्य की प्रतिमूर्ति है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। We'll be right back.